नमस्कार, 99 न्यूज के इस खास खबर में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। अब तो नौबत हमले तक आ गई है। गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुआ तो वे बंगाल में बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पर पत्थरों से हमले किए गए। राजनीतिक झड़पें और हिंसा पश्चिम बंगाल में नई नहीं है। बंगाल में 60 के दशक से राजनीतिक झड़पें और हिंसा ही चुनावी हथियार रहे हैं। अगर बंगाल का राजनीतिक इतिहास गौर से देखें तो पता चलता है कि हिंसा की यह घटनाएं ना तो पहली बार हो रही है और ना ही आखिर बार होंगी। इसी पे पेश है एक खास रिपोर्ट। पिछले कुछ महीने से पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा बढ़ गई है। बीजेपी और टीएमसी आमने सामने है। पिछले कुछ महीनों में भाजपा कार्यकर्ताओं नेताओं की हत्या के बाद से राज्य का सियासी तापमान चढ़ा हुआ है। दरअसल बंगाल में राजनीतिक झड़पों का एक लंबा व रक्त रंजित इतिहास रहा है। बंगाल की सत्ता ममता बनर्जी के संभालने के 2 साल बाद 2013 में भी बंगाल में राजनीतिक वजहों से 26 लोगों की हत्या हुई थी और यह हिंसा देश के किसी भी राज्य से कहीं ज्यादा थी। वहीं 2018 में सिर्फ पंचायत के चुनाव में एक दिन में 18 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। लोकसभा चुनाव भी इससे अछूता नहीं रहा। लोकसभा चुनाव 2019 में पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य रहा जहां तकरीबन लोकसभा चुनाव के हर चरण में भारी हिंसा देखने को मिली। सियासी मैदान में उतरे उम्मीदवारों पर हमले किए गए, उनकी गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया गया और राजनीतिक समर्थकों की जमकर पिटाई की गई। सबसे बड़ा सवाल आखिर चरण के चुनाव प्रचार से ठीक पहले उस वक्त देखने को मिला जब बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के कोलकाता रोड शो में उनके ट्रक के ऊपर डंडे फेंके गए। बीते 2 वर्ष में बड़ी घटनाओं पर नजर डाले तो पश्चिम बंगाल में 8 बड़े हमले हुए और इनमें 6 नेताओं और कार्यकर्ता की जान चली गई। फरवरी 2019 में टीएमसी विधायक सत्यजीत विश्वास की नदिया जिले में गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो जून 2019 में टीएमसी के ही एक नेता निर्मल कुंडू की उत्तर 24 परगना जिले के निमटा में हत्या कर दी गई थी। सितंबर 2019 में भाजपा सांसद अर्जुन सिंह पर 24 परगना में भीड़ ने हमला कर दिया था। जुलाई 2020 में उत्तर दिनाजपुर में बीजेपी विधायक देवेंद्र नाथ राय का शव बरामद हुआ था। सितंबर 2020 में वर्धमान के कालना में भाजपा कार्यकर्ता रॉबिन पाल की पीट कर हत्या कर दी गई। तो अक्टूबर में भाजपा नेता मनीष शुक्ला की टीटागढ़ में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। पिछले महीने ही मुर्शिदाबाद जिले के कांडी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष पर हमला हुआ था। पश्चिम बंगाल के राजनीतिक इतिहास के शुरुआती पन्ने बेहद अस्थिर राजनीति के हैं। देश का विभाजन हुआ तो बंगाल का भी विभाजन हुआ। पश्चिम बंगाल भारत के हिस्से में आया। पश्चिम बंगाल को भी खून खराबे के अलावा विस्थापन और शरणार्थियों की समस्याओं से रूबरू होना पड़ा। पश्चिम बंगाल के लिए 1967 से 1980 के बीच का समय बहुत ही अस्थिर रहा। यह हिंसक नक्सलवादी आंदोलन, बिजली के गंभीर संकट, हड़तालों और चेचक के प्रकोप का समय रहा। इन संकटों के बीच राज्य में आर्थिक गतिविधियां थमी सी रही। इतना ही नहीं, इस बीच राज्य में राजनीतिक अस्थिरता भी चलती रही। आजादी के बाद से 1967 तक कांग्रेस का शासन रहा। कोई 8 महीनों के लिए बांग्ला कांग्रेस के नेतृत्व में यूनाइटेड फ्रंट ने सत्ता संभाली। इसके बाद 3 महीने प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक गठबंधन ने राज किया। फिर फरवरी 1968 से फरवरी 1969 तक 1 साल राज्य में राष्ट्रपति शासन रहा। बमुश्किल 1 साल बांग्ला कांग्रेस ने सत्ता संभाली, फिर आगे के 1 साल राष्ट्रपति शासन का रहा। अप्रैल 1971 से जून 1971 तक कांग्रेस ने राज्य में सत्ता संभाली, लेकिन सरकार कायम ना रह सकी और जून 1971 से मार्च 1972 तक फिर राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। 1972 में जब चुनाव हुए तो उस दौरान कांग्रेस और वाम दल दोनों ही राज्य की सत्ता पाने की कोशिश कर रहे थे। अजय मुखर्जी की सरकार गिर चुकी थी और राज्य में राष्ट्रपति शासन लग चुका था। कहा जाता है कि इस दौरान पश्चिम बंगाल के प्रभारी रहे कांग्रेस नेता सिद्धार्थ शंकर राय के नेतृत्व में कांग्रेस ने खूब उत्पात किए, बूथ कैप्चरिंग की और वाम दलों को सत्ता से बाहर रखने के लिए राजनीतिक हत्याएं हुई। पश्चिम बंगाल के लोग उनकी संख्या 1000 से लेकर 11000 तक बताते हैं, जिनको इस सत्ता संघर्ष में जान गंवानी पड़ी और यहीं से पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा की शुरुआत हुई। चुनाव में कांग्रेस को जीत हासिल हुई और सिद्धार्थ शंकर राय मुख्यमंत्री बने। केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार थी। 1971 में बांग्लादेश के अलग देश बन जाने के बाद लाखों शरणार्थी पश्चिम बंगाल में आ गए थे। इसी दौरान नक्सल आंदोलन भी अपने चरम पर था। दोनों मुद्दों पर एक साथ जूझ रही कांग्रेस की केंद्र और राज्य की सरकार ने ताकत का इस्तेमाल किया। वाम दलों ने राजनीतिक तौर पर कांग्रेस का विरोध किया, लेकिन कांग्रेस ने इसका बदला लिया और कई लोग इस हिंसा में मारे गए। हिंसा का यह दौर 3 साल तक चलता रहा और इसी बीच
1975 में देश में आपातकाल लग गया। गुरुवार को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य के हालात पर रिपोर्ट तलब की है। वहीं एक बार फिर बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि भाजपा नौटंकी कर रही है। सभा में कम भीड़ से ध्यान हटाने के लिए भाजपा यह कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह भी 19 और 20 को बंगाल दौर पर रहेंगे। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि बंगाल में चुनाव चुनी हुई सत्ता यानी ममता राज में होगी या राष्ट्रपति शासन लगेगा। 99 न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अभी के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।